अस्सलाम वालेकुम। मेंटल हेल्थ या मेंटल हाइजीन का लफ्ज़ हम ज़्यादा आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। ये इशू ऐसा है मेंटल हेल्थ का कि आम तौर पर लोग इस पे बात करना नहीं पसंद करते, क्योंकि लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में गौर करना भी नहीं पसंद करते। इतना प्राइड होता है हमें अपने दिमाग का कि उसके बारे में ये सोचना कि कोई उसमें ख़राबी हो सकती है, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हम ज़्यादातर डिनाइल में होते हैं। आपने लोगों को सुना होगा कि वो एक दूसरे से पूछते हैं कि कोई अच्छा डॉक्टर बताएं जो दांत के दर्द का इलाज कर सके, या कोई दिल का डॉक्टर किसी को ज़रूरत हो तो पूछते हैं। डायबिटीज़ के लिए लोग पूछते हैं कि कोई अच्छा डॉक्टर बताएं। लेकिन मेरे ख्याल में आपने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना होगा कि मुझे किसी दिमागी इलाज के माहिर का पता बताएं और मैं उससे अपना मुआयना कराना चाहता हूँ। और ज़्यादातर लोग जो हैं इस बारे में हशअप करना पसंद करते हैं। 2009 में WHO ने एक ड्राइव शुरू की कि मेंटल हेल्थ या मेंटल हाइजीन के बारे में लोगों को आगाही होनी चाहिए। और मैं उस बारे में मैंने गौर किया तो मुझे पहले उससे लगता था कि ये मेंटल हेल्थ जो इशू है ये आम लोगों का इशू है, ये साइकाइट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का तो इशू नहीं हो सकता। वो तो बड़े अच्छे मेंटली हेल्दी लोग होंगे, और ये गुमान बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आम लोगों का ख़्याल इससे मुख्तलिफ था, और शायद आज भी है कि लोग आम तौर पर साइकोलॉजिस्ट को और साइकाइट्रिस्ट को काफ़ी हिले हुए समझते हैं। लोगों का ख्याल होता है कि इनको सबसे ज़्यादा उलझने और मुश्किलात हो सकती हैं ज़िंदगी में, जिसका मतलब है कि ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि वो भी आखिरकार लोग होते हैं। और मेंटल हेल्थ का इशू किसी को भी हो सकता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो। तो 2009 में मैंने पहली दफ़ा अपने करीब के लोगों से बात करनी शुरू की कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड हूँ। तो पहला जो रिएक्शन आता था वो ये होता था कि क्यों, क्या हुआ? तो मैं कहता था कि अभी कुछ हुआ नहीं, पर इम्कान है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ किसी को भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो उस वक्त मुझे यूँ ही लगता था कि ये मैं फ़ैशन के तौर पर बात कर रहा हूँ, यानी मेरी मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं उस वक्त करीबन कोई 35 साल हो चुके थे। मैं इलाज कर रहा था लोगों का साइकेट्रिक मसाइल में और एडिक्शन में। अब मुझे कोई 50 साल होने को आए हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जब मैंने जितना इस पे गौर करना शुरू किया, मुझे उतने ही मेंटल हेल्थ के मसाइल अपने अंदर नज़र आने शुरू हुए। मतलब नेगेटिविटी, खामखा एक मनफी ख़्याल कि कहीं फ़्लाइट पे जाना है तो एयरपोर्ट जाते हुए टेंशन होना, जहाज़ पे बैठते हुए टेंशन होना कि आज मैं जहाज़ पे बैठा हूँ तो ज़रूर गिरेगा। हालांकि मेरा वज़न कोई इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे ये इस तरह के वहम होते थे। इसके अलावा भी मुझे कुछ ना कुछ वहम, किसी चीज़ को बार बार चेक करना, इसका मसला था। गुस्सा जो है इसका मसला था। एंग्जाइटी होना, ये मसले थे। ये सारे मेंटल हेल्थ इशू होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सर पे सींग निकल आए तो हम समझें कि ये मेंटल हेल्थ का मामला है। अगर हमें बैठे बैठाए कोई मनफी ख़्याल आता है तो ये मेंटल हेल्थ इशू है। या दिल तेज़ से धड़कना शुरू हो जाता है एंग्जाइटी से, तो ये मेंटल हेल्थ इशू है। हमें कोई मायूसी होती है, अपनी सेल्फ वर्थ महसूस नहीं होती, किसी से मिलने को दिल नहीं करता, पढ़ने को दिल नहीं करता, काम करने को दिल नहीं करता, तो ये मेंटल हेल्थ इशू है। मेंटल हेल्थ से मुराद सादा लफ्ज़ों में है कि अगर मूड ठीक नहीं रहता, ख़राब रहता है, मैनेज नहीं होता, ख़्याल
बार बार तंग करता है। जो ख्याल हम चाहते हैं कि हमें ना आए, वो ख्याल बार बार अगर आता है, ख्याल डिस्टर्ब है, तो ये भी मेंटल हेल्थ का इशू है। और अगर एनर्जी नीचे रहती है, हिम्मत नहीं होती, काम शुरू करने में मुश्किल होती है, टास्क इनिशिएशन में प्रॉब्लम है, तो ये मेंटल हेल्थ इशू है। बहुत से लोग समझते हैं कि जो तालिब इल्म तालीम छोड़ देते हैं वो नालायक होते हैं, जो लोग कामकाज करना छोड़ देते हैं वो निकम्मे होते हैं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से लोग तालीम को मुकम्मल नहीं कर पाते या कामकाज में आगे नहीं बढ़ते, कारोबार को आसान तरीके से नहीं कर पाते। तो 3 बुनियादी इशू हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए। एक मूड का इशू है, दूसरा ख्याल का इशू है, और तीसरा एनर्जी का, कि हिम्मत होती है कि नहीं। आप कहते रहते कि थोड़ी देर बाद करता हूँ, पोस्टपोन करते रहते हैं चीज़ों को। तो इन 3 इश्यूज़ को अगर हम सामने रखें तो ये तीनों इंटरनल इशू हैं, हमारे अंदर की बात यह है। लेकिन एनवायरनमेंट का और सोबत का जो असर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो बाहर का इशू है। और हमारे लिए सबसे आसान है इस बाहर के इशू को डील करना कि हम अपनी सोबत को सही रख लें। उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सोबत बदलने से डेस्टिनी बदल जाएगी। जिन लोगों के दरमियान हम रहते हैं उन लोगों का रंग हम पर ज़रूर चढ़ता है। अगरचे हम इस बात को तस्लीम करना कोई आसान नहीं समझते। हम समझते कि हम बहुत समझदार हैं, हम पर बुरी सोबत का असर नहीं होगा, लेकिन साइंस कहती है कि ऐसा नहीं है। चाहे कितना भी कोई PhD हो या कितना भी कोई अपने तौर पर समझदार हो, अगर वो बुरी सोबत में रहेगा तो वो उसके ऊपर उसका रंग चढ़ेगा। बुरी सोबत को या सोबत को हम बीट नहीं कर सकते, हम जीन्स को बीट कर सकते हैं। अगर किसी की जीन्स में डायबिटीज़ प्रीडोमिनेंट है या बाइपोलर डिसऑर्डर है या स्किज़ोफ्रेनिया है तो वो उसे बीट कर सकता है आसानी से। लेकिन अगर किसी की एनवायरनमेंट में ख़राबी है और वो बुरा असर डालने वाली एनवायरनमेंट है तो उसको हम बीट नहीं कर सकते, उससे इज्तनाब करना पड़ेगा। आमतौर पर जो लोग मूड की ख़राबी का शिकार होते हैं या ख्याल की ख़राबी का शिकार होते हैं या जिनकी एनर्जी लो होती है, ये इसका हल किसी केमिकल में ढूंढते हैं। और ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है। तो जितने लोग भी चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो आप समझ लें कि वो अपने मूड, मिजाज, ख्याल और अपनी एनर्जी के लिए कैफ़ीन को सहारा बना रहे हैं। और आपको पता है कि मेरे ख़्याल में 99% लोग चाय वाय कॉफ़ी पीते हैं। तो ये एक मिनिमम लेवल है केमिकल डिपेंडेंस का। इसके बाद कुछ लोग फिर सिगरेट को ट्राई करते हैं। निकोटीन जो कैफ़ीन से आगे का सफ़र है, जो कि वालिदैन को बहुत झटका लगता है जब बच्चा या बच्ची सिगरेट की तरफ रुजू करते हैं तो उनको बहुत झटका लगता है। लेकिन बुनियादी मकसद उसका यही होता है कि मूड ऊपर उठे और फिर लोग आगे बढ़ जाते हैं, चरस का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का या दीगर मनशियात का इस्तेमाल करते हैं और बहुत स्टिग्मा उसके साथ अटैच है, घर में क़यामत आ जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी घर में भी मसला सिगरेट का, शराब का या चरस का नहीं होता। मसला जो है वो मूड की ख़राबी या ख़याल की तकलीफ़ या एनर्जी के नीचे रहने का होता है। लेकिन इंसानों को आम तौर पर रियलिटी सही तरीके से पेश करने का सलीका नहीं आता। मिसाल के तौर पर अक्सर लोगों को आप पूछेंगे कि क्या आपके ख़्याल में आजकल महंगाई है या आपकी आमदनी कम है, तो ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि महंगाई है, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम किसी और पे आता है।
जबकि असल मसला ये होता है कि आमदनी कम होती है। लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मेरे कपड़े छोटे हो गए, मेरा स्वेटर छोटा हो गया। तो क्या वाकई स्वेटर छोटा होता है या लोग मोटे हो जाते हैं? लेकिन वो अपनी ज़ात पे इल्ज़ाम लेना अच्छा नहीं लगता। अगर आप अपने दूसरे शहर से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो आपके मुंह से निकलता है यहाँ जब पहुँचते हैं कि लाहौर आ गया है। मुझे बताइए कि लाहौर आ गया होता है या आप लाहौर आ गए होते हैं? तो इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि मसला चरस का है या शराब का है या सिगरेट का है, तो मसला चरस, शराब या सिगरेट का नहीं होता। मसला मूड का, मिजाज का, ख़याल का और एनर्जी का होता है। और चूँकि फ़ास्ट ट्रैक पे है ज़िंदगी, हमें बहुत से काम बड़ी तेज़ी से निपटाने होते हैं, हमें स्लोनेस बुरी लगती है। जैसे आजकल इंटरनेट स्लो है तो हम सबको बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर आप सोचें तो 10 साल पहले की निस्बत आज भी इंटरनेट बहुत फास्ट है, और 20 साल पहले देखें तो बिल्कुल ही स्लो था। लेकिन हम हमेशा इस बात के शाकी रहते हैं कि इंटरनेट स्लो है, क्योंकि हम कनेक्ट करना चाहते हैं, हम गिला शिकवा फ़ौरन दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, हम पहले सोचना नहीं चाहते। तपे हुए हों तो फौरी तौर पर कॉल करेंगे, दूसरा बंदा डर के मारे उठाएगा नहीं कॉल, तो फिर हम मैसेज भेजेंगे, वॉइस मैसेज भेजेंगे ताकि एकदम आग भड़क उठे। तो स्पीड बड़ी तेज़ हो गई है। मुझे अमली ज़िंदगी में आए हुए कोई तकरीबन 55 साल हो गए, और मैंने देखा है कि इस दौरान हर चीज़ बदल गई है। आप शायद ये मॉडर्न फैसिलिटीज़ को, जैसे स्मार्टफोन है, उतना तशक्कर या ग्रेटिट्यूड की नज़र से ना देखते हो जितना कि मैं देख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं आपकी उम्र में था तो लैंड नंबर भी हर घर में नहीं होता था, सारे मोहल्ले में एक घर में होता था। उस वक्त टेलीविज़न भी नहीं होता था, उस वक्त कोई सोशल मीडिया, कोई इंटरनेट, कोई गूगल, कोई चैट जीपीटी नहीं होता था। तो आप सोचें, आपको ऐसे लग रहा है जैसे मैं गार के ज़माने में का बंदा हूँ। लेकिन डेवलपमेंट बहुत हुई, मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की हुई, कार्डियोलॉजी में बेपनाह तरक्की हुई। अब लोगों को दिल का दौरा पड़ता है तो अगले दिन वो दफ्तर बैठे होते हैं, और तब उस वक्त 1970 में जब दिल का दौरा पड़ता था तो लोग अगले दिन कब्रिस्तान में हिसाब दे रहे होते थे। तो बहुत सारे तशक्कर की और ग्रेटिट्यूड की बात है कि हम आज 21वीं सदी में एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा हमें सहूलतें हासिल हैं, और अगर ऑर्गेनाइज तरीके से हम अपने आप को चलाएं तो हम अच्छा महसूस कर सकते हैं। हम मूड को स्टेबलाइज कर सकते हैं बग़ैर ड्रग्स के। हम अपने ख़याल को अलाइन कर सकते हैं कि किसी मामले में मेरा ख़याल ठीक है या नहीं है। आप किसी शख्सियत के बारे में टेलीविज़न में कुछ बात देखते हैं या कोई प्रोग्राम देखते हैं और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप फ़ौरन गूगल पे जाते हैं कि इनकी एज कितनी है या इस तरह का क्या मामला है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है। जब मैं टीनेज में था, आपकी उम्र में था, तो किताबें भी कोई मैसर नहीं थी, लाइब्रेरियों में भी सारी बोसीदा किताबें होती थी। 13-14 साल की उम्र में मुझे अपने घर वालों से कॉन्फ्लिक्ट का सामना हुआ, और ज़ाहिर है परेशानी मुझे हुई, घर वालों को नहीं हुई क्योंकि वो ज़्यादा थे तादाद में, और मुझे डांट डपट होती थी और मेरे ताल्लुकात ख़राब होते थे। तो मैं अपने मोहल्ले की लाइब्रेरी में गया और मैंने लाइब्रेरियन से कहा कि मुझे कोई किताब चाहिए जो ताल्लुकात बेहतर बनाने में मेरी मदद करे। तो वो हैरान होकर देखने लगा कि बस जासूसी नावल होते हैं या रोमानवी नावल होते हैं, ये ऐसी कोई किताबें नहीं होती।
और फिर चंद दिन के बाद उसने मुझे बुला के तो एक किताब मुझे दी जिसका नाम था मीठे बोल में जादू है, जो डेल कार्नेगी की किताब का उर्दू तर्जुमा था, कमाल अहमद रिजवी ने किया हुआ था, और उसमें अच्छे ताल्लुकात के बारे में बताया हुआ था। तो ये मेरी तमन्ना थी कि मेरे ताल्लुकात घर वालों से अच्छे हों। उसके अलावा बड़ी अनसर्टेनिटी थी फ्यूचर के बारे में। मुझे लगता था कि फ्यूचर बहुत ब्लीक है, फ्यूचर नहीं है। जैसे आपके सामने बहुत ब्राइट फ्यूचर आप देखते हैं, आप एक रोड मैप देखते हैं, आपको हर चीज़ का पता होता है। जैसे कहीं आप सफ़र करने जाते हैं तो पहले आप गूगल पिन सेट करते हैं और वो आपको कदम ब कदम जो है मदद करती है गूगल इस बारे में, और आप अपनी मंज़िल पर पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि ये दाएं तरफ आपकी मंज़िल है। तो उस ज़माने में ऐसा नहीं था, लोग कहीं जाना होता था तो पूछ पूछ के खज्जल ख्वार होके ही वो पहुंचा करते थे। तो मैं ये सारा ज़माना जो अपनी आंखों से देखता आया तो मुझे इसमें बड़ा तशक्कुर महसूस होता है कि हर रोज़ फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, और वो चीज़ें पहले जो बहुत पैसे खर्च करके हम हासिल करते थे, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस कॉल बुक कराना पैसे खर्च होते थे, अब आप पाकिस्तान से अमेरिका किसी दोस्त से बात करना चाहें तो आप मुफ्त में कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के ज़रिए सारा दिन पैगाम रसानी करते रहते हैं, बिज़नेस को हैंडल करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। मेरे पाकिस्तान में 10 हॉस्पिटल हैं, मैं लाहौर में बैठ के सारा काम करता हूँ, कराची, इस्लामाबाद, मरी अब कभी कभी जाना होता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेसेस हैं जो आप घर बैठे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी एज बदलती है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, आप वो कला हैं ज़्यादातर जो मुस्तकबिल में नाम पैदा करेंगे इस शोबे में, और आपसे बात करते हुए डर भी बहुत लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप 25 साल के होंगे और आप अमली दुनिया में आएंगे तो आपके अंदर बड़ी एनर्जी होगी। 25 साल में इंसान के अंदर बिजलियां भरी होती हैं, और बिजलियां सिर्फ नहीं होती, चालाकियां भी बहुत होती हैं। आप किसी न किसी तरीके से अपना काम निकाल सकते हैं, और सबके लिए मैदान खुला होता है कि वो अपनी कॉम्पिटेंस का मुजाहरा करें, और अगर कहीं कोई कॉम्पिटेंस का शॉर्टफॉल हो तो थोड़ी बहुत करप्शन करके काम निकाल लें। तो जो लोग भी अमली ज़िंदगी में आते हैं पहले वो सोचते हैं कि कॉम्पिटेंस के साथ नहीं तो करप्शन के साथ नहीं तो किसी हैंकी पैंकी के साथ वो कुछ ना कुछ आगे कर गुजरें। तकरीबन 37 साल की उम्र तक आप समझें कि आपकी एनर्जी बहुत ऊपर रहती है अगर सेहत अच्छी हो तो, और आपकी चालाकियाँ भी अपने अरूज पर होती हैं। लेकिन यकायक 37 साल की उम्र में एक नया मोड़ आता है जब आपकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी नीचे जानी शुरू होती है और चालाकियाँ भी नीचे जानी शुरू होती हैं। लेकिन 12 साल में आपका तजर्बा बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी समझदारी और नेटवर्किंग और लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ चुके होते हैं, आप एक दूसरे से काम ले रहे होते हैं। तो ये एक और लैंडमार्क होता है 37 साल की उम्र में आप अब अपने तजर्बे और अपनी स्किल्स और ताल्लुकात की मदद से ज़िंदगी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लेकिन 50 साल की उम्र पर पहुंचते पहुंचते जबकि आपने जो बुनियादी कामयाबी हासिल करनी होती है यूजुअली आप कर चुके होते हैं, तो 50 साल की उम्र में आपको लगता है कि एनर्जी में काफ़ी डिक्लाइन है और चालाकियाँ तो बिल्कुल जैसे रह ही नहीं गई। आपको अंदाज़ा होता होगा कि आपके माँ बाप में कोई चालाकियाँ नहीं होती और आप जब चाहें उन्हें बना सकते हैं। तो आपको कभी कभी लगता होगा कि ये इतनी बेवकूफ़ हैं, नहीं वो माजी के चालाक थे, अब वो समझदार हैं और वो चालाकियाँ नहीं करते, वो सीधी बात करते हैं, जबकि नौजवान जो है चालाकियों से उन्हें बनाते हैं। 50 साल की उम्र के बाद जब एनर्जी नीचे आ जाती है, चालाकियाँ नीचे आ जाती हैं, तो ये वो वक्त होता है कि ऐसे लोग
जो कामयाबी के घोड़े पे सवार होते हैं उनको बहुत बुरा लगता है और वो अल्कोहल की तरफ या ड्रग्स की तरफ माइल होना शुरू कर देते हैं ताकि उनको अच्छा मूड और मिजाज मिले, उनको एनर्जी मिले और वो रिलैक्स्ड हों और वो फोकस्ड हों। यहाँ से ट्रैप है उनके लिए कि बहुत कुछ हासिल करके वो उसे तबाह करने पर तुल जाते हैं। और जितने लोग भी ड्रग्स की तरफ रुजू करते हैं या अल्कोहल की तरफ रुजू करते हैं उनमें से 20% बर्बाद हो जाते हैं। सब नहीं होते, 20% बर्बाद होते हैं। ये वो लोग हैं जो पहले कुछ बन जाते हैं, अरूज हासिल करते हैं और फिर बर्बादी की तरफ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कुछ बनने से पहले बर्बाद हो जाते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में सिगरेट, चरस या शराब के तजर्बात करते हैं तो वो कुछ बन ही नहीं पाते। लेकिन ये भी 20% का प्रॉब्लम है। एडिक्शन 20% का प्रॉब्लम है, यानी नशा करने वालों में से 20% एडिक्शन में जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि 50 साल की उम्र में पहुंच के जबकि उन्होंने बहुत कामयाबियां हासिल की होती हैं, वो बड़े अफसर बन चुके होते हैं, CEOs बन चुके होते हैं, तो उनकी एनर्जी जब साथ नहीं देती तो वो एक ये अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल की मदद से अपनी एनर्जी को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। और तारीख़ में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ख़ता की और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, यानी आइंस्टाइन जैसे लोग, न्यूटन जैसे लोग, डार्विन जैसे लोग, इब्राहिम लिंकन, चर्चिल जैसे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, नामी गिरामी लोग, मिर्ज़ा गालिब जैसे लोग, आखिरकार उन्होंने अपनी एनर्जी को और अपने मूड को और ख़्याल को संभालने के लिए नशे का सहारा लिया और अनफॉर्चुनेटली वो 20% में फॉल कर गए। यानी जब हम नशा करते हैं तो फिर 20% इम्कान आते हैं कि हम नशेई हो जाएंगे, यानी बाकी चीज़ों को छोड़ के नशे के पीछे पड़ जाएंगे और नशा भी हमारा साथ नहीं देगा। एडिक्शन का मतलब या नशेई होने का मतलब ये है कि नशा भी हमारा साथ छोड़ गया है। जिनका साथ नशा देता रहता है और उनको फ़ायदा देता रहता है और क्वांटिटी नहीं बढ़ती और कंट्रोल नहीं होते, वो 80% में होते हैं। लेकिन पहले पता नहीं होता कि जब हम नशा शुरू करेंगे तो आखिरकार हम 20% में फॉल करेंगे या 80% में फॉल करेंगे। तो तारीख़ भरी पड़ी है ऐसे इंसानों से जिन्होंने बहुत शोहरत हासिल की, लेकिन वो शोहरत किसी और शोबे में थे। वो अच्छे शायर थे या अच्छे हुक्मरान थे या अच्छे फ़िलासफ़र थे या अच्छे साइंसदान थे, लेकिन उनका अंजाम ऐसा हुआ कि मरने से पहले वो बर्बाद हुए और उन्होंने नशे को गले लगाया और दुनिया ने फिर उनसे मुंह मोड़ लिया। तो 50 साल की उम्र में फिर बहुत ज़रूरत होती है हमें कि हम एनर्जी की बजाय हम कोशिश करें कि अपने तजर्बे और अक़ल को सामने रखें और हमें कोशिश ये उस पर करने की ज़रूरत होती है कि जो कुछ हमने सीखा है वो अब दूसरों के ज़रिए इम्प्लीमेंट करें, यानी मैनेजमेंट में आ जाएं। और 50 से 75 साल की उम्र का जो सफ़र है वो हम दूसरों के ज़रिए काम लेने में गुजारें और लीडरशिप को अपनाएं, क्योंकि 75 साल की उम्र के बाद बिल्कुल जब आप खलीफा हो जाते हैं तो फिर आपको लीडरशिप की ज़रूरत होती है। फिर मैनेजमेंट से ये ऊपर का दर्जा है कि आप बुलंदियों को छूते रहें, अरूज से अरूज की तरफ चलते रहें। यूँ समझे कि 25 साल तालीम, काबिलियत, ये सब के लिए, 50 साल बुनियादी खुशहाली हासिल करने के लिए, जब आप दौलत, इज़्ज़त, शोहरत और ज़हनी सुकून हासिल करें, और 75 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते आप लीडरशिप संभाल चुके हों और इंस्पायर कर सकते हों लोगों को और लोग आपके नक्शे कदम पे चल के तो आगे बढ़ें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लाहौर, कराची
और इस्लामाबाद और मरी में हैं, वहाँ एक स्लोगन हमारे तमाम एम्प्लॉइज़ में बहुत पॉपुलर है, जो आप भी अपना सकते हैं और अभी से अपना सकते हैं। और वो स्लोगन है, पढ़ो लिखो, सुनो बोलो, दिखाई दो, खड़ाक करो और कदमों के निशान छोड़ जाओ। पढ़ो लिखो यानी पहले पढ़ो और फिर लिखो ज़रूर, सुनो और बोलो, दिखाई दो, दिखाई देना। किसी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप दिखाई दें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप दिखाई दें, और हो सके तो कुछ खड़ाक करें, यानी लोगों की तवज्जो आपकी तरफ मबजूल हो जाए, और फिर आप अपने वक्त पे आगे बढ़ जाएं तो कदमों के निशान छोड़ जाएं। तो ये जो स्लोगन है, ये रटा हुआ होना चाहिए ज़िंदगी में कि आपने जहाँ भी जिस मौके पे भी आप हैं उस मौके पे इस सारे स्लोगन को आप ज़हन में रखें। छुपने की बजाय दिखाई देने का अमल। आपको पता है घरों में भी कुछ बच्चे होते हैं कि मेहमान आते हैं तो वो छुप जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के मिलते जुलते हैं, जिन्हें बड़ा फ्रेंडली किस्म का बच्चा आप समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग छुपते हैं उनका कोई कसूर नहीं होता, उनके अंदर शेम होती है, और शेम का कुछ एलिमेंट जेनेटिक्स से भी आता है। ज़्यादातर शेम हमारी सोचों से आती है या एनवायरनमेंट से आती है, क्योंकि हमारी पिछली नस्ल हमेशा हम पर दबाव डालती है कि तुम कुछ करके दिखाओ, जिसका मतलब असल में यह है कि हम कुछ नहीं कर सके, तुम कुछ करके दिखाओ। अब देखते हैं कि वालिदैन हमेशा बच्चों को पुश करते रहते हैं। मेरे अब्बा हमेशा कहते रहते थे यार पढ़ो, और ये वो उस वक्त भी कहते थे जब मैं पढ़ रहा होता था, तो वो आ जाते थे तो कहते थे यार मैं तुम्हें कहता रहता हूँ कुछ पढ़ा करो, तो मैं क्या और की कर रहे हैं हमारा। तो वालिदैन को इतना क्रेज़ होता है कि वो कुछ ना कुछ आपको कह रहे होते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, ये अपने वालिदैन कर रहे होते हैं। आप 95% नंबर ले लें तो वो उनका ध्यान होता है कि वो 5% का क्या हुआ। वो आपको अव्वल आने के लिए कह रहे होते हैं कि सबको बीट कर दो, सबको शिकस्त दे दो। ये जो विन लूज़ एटीट्यूड है ये आखिरकार मुश्किलात पैदा करता है, क्योंकि कोई ना कोई ज़रूर होता है जो हमसे बढ़ के होता है। लिहाजा पर्सनल एक्सीलेंस वो चीज़ है जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आपके अंदर जो ख़मीर है, आपके अंदर जो डीएनए है, आज के बाद वो कैसे उभरेगा उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कल की निस्बत आज आप कितने बेहतर हैं, बस ये बहुत काफ़ी है। ये अव्वल आना या सबको बीट करना, ये जो विन लूज़ है, इसकी बजाय विन विन एटीट्यूड की ज़रूरत है। इस दुनिया में हर चीज़ मालिक ने अबंडेंट बना के भेजी है, किसी के लिए इसमें अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। जितना भी कोई चाहे तो आगे बढ़ के थाम सकता है। शेम का जो एहसास जो पिछली जनरेशन हमेशा अगली जनरेशन को दे के जाती हैं, शेम का ये एहसास फिर बहन भाई भी एक दूसरे को देते रहते हैं। एक सिबलिंग राइवलरी होती है, बहनों भाइयों में भी हसद का एलिमेंट होता है और वो एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। फिर अगर आप स्कूल जाते हैं तो दूसरे आपको तंग करते हैं, बुली करते हैं, तो वो भी एक शेम का तरीक़ाकार है कि जो नए तालिब इल्म आते हैं तो पहले तालिब इल्म उनको कोई रगड़ा देना पसंद करते हैं, जो कि एक शेम इंड्यूसिंग चीज़ है। फिर जब इंसान लाइफ पार्टनर ढूंढता है तो वो अपना फरीज़ा समझता है कि वो अपने पार्टनर में शेम का एहसास करे कि तुम ये नहीं बेहतर, तुम यूँ कर लो, तुम में ये तब्दीली हो जाए तो बहुत अच्छा है, तुम में ऐसा हो जाए। जबकि आप लाइफ पार्टनर अपनी चॉइस से अच्छा चुन सकते हैं, लेकिन फिर उसको बदलने की कोशिश करना जो है वो तनाज़े का बायस बनता है। शेम
का मतलब है कि अपने अंदर एहसास कमतरी, या अगर ज़्यादा ज़ोरदार लफ्ज़ आप समझना चाहते हैं तो वह है कि एक अंदर एक घटियापन का एहसास जो कि इंड्यूस किया जाता है सोसाइटी में, और उसके बड़े फ़ायदे भी होते हैं। जब वालिदैन आपको शर्म दिला रहे होते हैं अपनी तरफ से और वो कह रहे होते हैं कि तुम पढ़ो लिखो वरना तुम सड़कों पे रुलोगे, तो बाज़ औक़ात लोग ऐसी शेमिंग से बड़े बड़े कारनामे करते हैं, बड़ी बड़ी तालीम हासिल कर लेते हैं, बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक जो घटियापन का एहसास है वो उनको अज़ियत देता रहता है। तो कमाल हासिल करने का ये तरीका जो है अच्छा नहीं है। वालिदैन या टीचर अगर शेमिंग करके आपको आगे बढ़ने पे मोटिवेट करते हैं और आप आगे बढ़ भी जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, खसारा है, क्योंकि घुटन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप अपने अंदर तिल मिलाते रहेंगे, अज़ियत का शिकार रहेंगे, अंदर से खून बहता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हम सब के, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि जब ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो साथ बहुत सारी शेम हम लेके चल रहे होते हैं जो बचपन से दूसरे लोगों में बता रहे होते हैं कि तुम बहुत कमतर हो, तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। हम किसी को बतौर इंसान जहाँ है और जैसे है की बुनियाद पर कबूल नहीं करते। हालांकि इंसानों में से हो जाना, अशरफुल मखलूक़ात में होना, ये बजाते ख़ुद बहुत बड़ी बात है। वी आर ऑलरेडी गुड इनफ। हमें एड़ी चोटी का ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर कोई दिल चाहता है, एतमाद है, कॉम्पिटेंस है, कॉन्फिडेंस भी है स्किल्स की वजह से, और कनेक्शन भी है आपका, और करैक्टर भी है, तो कामयाबी भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपके ख़्याल में खुशी और लंबी ज़िंदगी का राज क्या है, तो वो बताएंगे कि रिच एंड फेमस होना। लेकिन जो रिच एंड फेमस होते हैं, कभी आप उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे कि नहीं, इसमें खुशी का राज नहीं, इसमें बहुत कुछ है। रिच एंड फेमस होने में बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन खुशी इसमें नहीं होती। शोहरत से खुशी नहीं मिलती, हुस्न से खुशी नहीं मिलती, आला तालीम से खुशी नहीं मिलती, दौलत से खुशी नहीं मिलती। खुशी दो चीज़ों से मिलती है कि क्या आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आप अच्छे आदमी हैं, या दूसरे लोगों से आपका रिलेशनशिप ठीक है, वो दुखी तो नहीं। आपको कोई मिलता है तो अच्छा करिश्मा पैदा होता है, केमिस्ट्री अच्छी है लोगों के साथ, खुशी इससे मिलती है। तो सिंपल चीज़ें हैं जो मेंटल हाइजीन या मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें आजकल बहुत ख़तरे में हैं। मिसाल के तौर पर नींद का मामला है, तो आम तौर पर लोग घर में 2-3 बजे तक जागते हैं। जब 2-3 बजे तक जागते हैं तो फिर वो कोई खाना भी घर पे मंगवाते हैं, और क्योंकि जब आप जागते रहते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए जागने के लिए, फ़न करने के लिए। ज़्यादातर रात को देर तक जागने की वजह ये पाई जाती है कि रात को लोग हमारी ज़िंदगी में मुखिल नहीं होते, हमारी एक मर्ज़ी और सॉवरेंटी पैदा हो जाती है। दूसरी बात यह है कि रात के वक्त को चूँकि बेकार का वक्त समझा जाता है हमेशा से, तो हम समझते हैं कि इसको ज़ाया किया जा सकता है। गिल्ट नहीं होता अगर रात को हम देर से जागते रहते हैं, तो ये वर्किंग टाइम तो है नहीं। वर्किंग टाइम आमतौर पर सदियों से समझा जाता है कि 9 to 5, और अगर 9 to 5 इंसान जाग रहा है और कोई काम नहीं कर रहा, तो वक्त ज़ाया कर रहा है या फ़न कर रहा है, तो वो गिल्टी फील करता है। तो वो गिल्टी फील करने की बजाय इस टाइम में सोना पसंद करता है। लोग 12-1 बजे तक सो के उठते हैं। रात का टाइम जो है वो तय है कि वो हम ज़ाया कर सकते हैं, क्योंकि सदियों से शाम के वक्त कोई काम काज, मुआश, ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन मेंटल हेल्थ की कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर कोई रातों को देर से जागता है, ख़ास तौर पर अगर वो इंटेलिजेंट है,
हाँ, कोई डफर हो तो कोई बात नहीं, जितनी देर मर्जी जागता रहे, लेकिन जो इंटेलिजेंट है अगर वो रात को देर तक जागता है तो उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत पैदा होने लगेंगे, जैसे कि खामखा की एक्साइटमेंट या डिप्रेशन या ख़याल के इशू और वहम और मनफी चीज़ें और इस तरह के मसाइल। दूसरी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है वो एक्सरसाइज का ना होना है हमारी ज़िंदगी में। जो हमारे फोर फादर्स थे उनकी ज़िंदगी में कुदरती तौर पर एक्सरसाइज शामिल थी, भाग दौड़ शामिल थी, जबकि हम लोग एक 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए हैं और सहूलतें हैं, और हम कोई भाग दौड़ ना भी करें तो वर्क फ्रॉम होम भी होने लगा है। हम अपने स्मार्टफोन से बड़े बड़े बिज़नेस चला सकते हैं। तो एक्सरसाइज माइनस होती जा रही है, जिसमें हमारी खुशी का राज है एक्सरसाइज में, क्योंकि हमारे जिस्म में कुदरती नारकोटिक्स होते हैं जो कि एक्सरसाइज करने से पैदा होते हैं। तो एक्सरसाइज जिसका मतलब इतना है, जिम जाने की मैं बात नहीं कर रहा, बिल्कुल जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आधा घंटा पैदल चलें इस नीयत से कि आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो काफ़ी है। या कहीं घर में डंबल रख लें वॉशरूम के बाहर के, जब भी आप वॉशरूम से निकलें थोड़ा सा डंबल कर लें या किसी चीज़ के साथ कनेक्ट कर लें। और डंबल भी भारी नहीं होने चाहिए, लड़कियों के लिए 1 किलो और लड़कों के लिए 2 किलो बहुत काफ़ी है। तीसरी चीज़ खाने पीने का मामला है। अब चूँकि ये एक इंटरनेशनल बिज़नेस है खाना पीना, और ऐसे खाने दरियाफ्त कर लिए गए हैं जो हमारी टेस्ट बड्स को एक्साइट करते हैं, जैसे फूड हम जिसे कहते हैं, जिसमें सॉसेजेस होती हैं, तो फिर अपनी अम्मा का बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग जब घर जाते हैं तो पूछते हैं अपनी अम्मी से कि क्या बना है, और इससे पहले कि वो बताए कि वो क्या बना है तो हम जवाब देते कि वो हमने नहीं खाना और हमने बाज़ार से कुछ मंगवाना है। और आप देखेंगे कि और 5 साल में घर में खाना वाना नहीं पका करेगा, सिर्फ खाना गर्म ठंडा करने का शायद बंदोबस्त हो। हमेशा खाना बाहर से आया करेगा, और यूरोप और अमेरिका में पहले ऐसा हो रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। खाना हमारे मोहब्बत का कनेक्शन होता है जब हम घर वालों के साथ बैठ के खाना खाते हैं। चौथी चीज़ रिलेशनशिप है, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये मेरे माँ बाप हैं, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ये मेरा खामद या बीवी है तो ये कहाँ जाएगा, ये मजबूर है, और अगर मैं इसको तंग भी करूँ तो कोई बात नहीं। लेकिन उसको जो नुकसान पहुंचता है तंग करने से वो तो पहुंचता है, लेकिन जो खुद हमें नुकसान पहुंचता है वो बहुत अजीम तर होता है, क्योंकि हम किसी को तंग करते हैं तो हम भी खुश नहीं रह सकते। तो ये जो मेंटल हाइजीन के इश्यूज़ हैं, हाइजीन प्रिवेंटिव मेडिसिन को कहते हैं। हाइजीन का मतलब ये है कि हम वक्त से पहले अपनी ज़हनी सेहत का कुछ कर लें जब अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हमें बार बार हाथ धोते हैं और हमें पता है कि हाथ साफ़ हैं और फिर भी धोते हैं क्योंकि कोविड में लोगों को आदत पड़ गई थी, तो ये मेंटल हेल्थ का इशू है। अगर नींद नहीं आती तो ये मेंटल हेल्थ का इशू है। गुस्सा रहता है, रंज रहता है तो मेंटल हेल्थ का इशू है। लेकिन ये अभी बिगड़ा कुछ नहीं। जब बिगड़ जाता है तो फिर आपने कुछ नहीं करना होता। जब मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है तो फिर आपने कुछ नहीं करना होता, फिर दूसरे लोगों ने कुछ करना होता है, फिर आपका बंदोबस्त कोई और ही करता है। लेकिन जब ये अभी नेगेटिविटी होती है या वहम होते हैं तो आप अपने आप को दुरुस्त रास्ते पे डाल सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा अगर इंसान स्किज़ोफ्रेनिक हो जाए या पैनिक अटैक्स होने लगे या डिप्रेशन हो जाए या बाइपोलर डिसऑर्डर, फिर आपने कुछ नहीं करना। अब वाहिद तरीका यही है कि आपके इर्द गिर्द जो दर्दमंद दिल हैं वो आपके लिए कुछ करें। तो चंद बातें थी जो मैंने आपसे ज़रूरी समझा के कर लूँ। मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि सादा लफ्ज़ों में आपको कुछ चीज़ें समझा सकूँ।
जी, माइक अगर हो जाए तो माइक है। अगर आप सवाल करने के लिए यहाँ आना चाहें तो बिस्मिल्लाह। सर मेरा बेसिकली सवाल ये है जो आपसे भी है और इशू जो है तकरीबन तमाम यूथ का भी है कि हमें बाज़ औक़ात चीज़ों का पता भी होता है कि एक थ्योरी भी पेश की गई कॉग्निटिव डिसोनेंस कि जिसमें हमें पता भी होता है कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं, जैसे टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं या स्नैपचैट पे और इंस्टा पे रील्स देखे जा रहे हैं, लेकिन हमसे वो चीज़ें ओवरकम नहीं की जा सकती। इसका काइंडली थोड़ा ये बता दीजिए। दूसरा, उसके अलावा आपने बताया कि मतलब रात को जागने से तो हम बाज़ औक़ात सोचते हैं कि ये सुबह टाइम मैनेज कर लें, लेकिन नहीं कर पाते। इसका भी काइंडली थोड़ा सा बता दें। देखिए, कई दफ़ा हमें पता होता है कि हम किसी ऐसे झंझट में पड़े हुए हैं जो कि फ़ायदे का नहीं है। हम सोचते हैं कि बस 2 मिनट सोशल मीडिया पे हम रहेंगे और उसके बाद 2 मिनट 2 घंटों में बदल जाते हैं। तो एक सोच है कि जो भी काम हमने करना होता है तो हमने उसके अंजाम पे भी नज़र रखनी होती है, और हम ये काम अच्छे या बुरे तरीके से कर रहे होते हैं, अंजाम पे कुछ नज़र रख रहे होते हैं। कुछ लोग बहुत सी तौर पर किसी काम के अंजाम को देखते हैं, कुछ लोग बहुत गहराई में अंजाम को देख रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो हमारे अकीदे हैं वो कई दर्जे के हो सकते हैं। मिसाल हम मुसलमान हैं तो ये हो सकता है कि हम ईद नमाज़ पढ़ते हों, ये भी हो सकता है कि हम जुमे के जुमे नमाज़ पढ़ते हों, फिर ये भी हो सकता है कि हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हों, फिर ये भी है कि हम तहज्जुद भी पढ़ते हों और हम नफल भी पढ़ते हों। तो ये डिफरेंट दर्जे हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा कोई भी अकीदा होता है, जैसे कि मुझे सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा तो वो मुझे मैग्नेट की तरह पकड़ लेगा, तो मैं ये काम ना करूं, ये सोने का वक्त है मेरा। लेकिन अगर हम ईद वाले हैं तो फिर समझे हम गए, या जुमे के जुमे वाले हैं तो भी खैर नहीं, लेकिन अगर हम 5 वक्ते वाले हैं तो फिर बच जाएंगे। यानी कोई अकीदा, चाहे वो मजहबी हो या दूसरा हो, उसके कई दर्जे होते हैं। तो अगर हम ये समझ लें कि सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना है और ये आइडिया सिर्फ स्किन डीप हो तो वर्क नहीं करेगा, या गोश्त तक हो या हड्डी तक हो तो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारी बोन मैरो तक होगा, मिख तक होगा, तो फिर ये काम करेगा। तो किसी भी अकीदे को डीप हड्डियों के अंदर तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। और हम कुछ भी कर रहे हों, अंजाम को देखना बहुत कारआमद रहता है, लेकिन अंजाम को देखना बजाते खुद एक स्किल है जिसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। मेटाकॉग्निशन का मतलब है कि आप अंदाज़ा कर सकें कि माहौल में क्या चल रहा है और लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, या जिससे आपका ताल्लुक़ है वो क्या सोच रहा है। लेकिन अगर हम इसमें महारत हासिल करें तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा स्टॉक मार्केट किधर जा रही है, हमें पहले पता होगा सोने का रेट क्या हो रहा है, तो हमें पता होगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, या डॉलर का रेट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। जैसे हमें पता होता है कि अब सर्दियां आ रही हैं और अगले महीने हम स्वेटर पहनेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्टीज़ जब होती है तो हम किसी चीज़ में काम करते हैं तो महारत आ जाती है। जैसे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि डॉक्टर्स दिल में स्टेंट डाल देते हैं, तो वो कोई बहुत ही पेचीदा सा तरीका है जिसमें वो खून की नाली के ज़रिए एक चीज़ है जो अंदर भेजते हैं, जो एक ख़ास जगह जाके तो सेट करनी होती है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और ये वही कर सकता है जिसने 10,000 आवर्स मेहनत की हो, अपनी ज़िंदगी में 10,000 आवर्स की स्किल हासिल की हो। तो आप समझें कि जो भी काम है उसमें फिर महारत हासिल करनी पड़ती है, जैसे कि दूसरा क्या सोच रहा है या माशरे में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो
स्किल हासिल कर सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रिसाइजली दूसरे के जहन में क्या चल रहा है वो आप जान सकें। दुनिया में ऐसे लोग हैं कि वो अगर आपसे मिलें और आपको पूछें कि आपकी जो पहली गर्लफ्रेंड का नाम क्या था वो आप अपने दिमाग में सोच लें और उस नाम को, लफ्ज़ को तस्वीर की शक्ल में देख लें, फिर उसके चेहरे को देख लें और फिर आप उसे कहते हैं कि उसका नाम कागज़ पे लिख लें और लपेट के अपनी जेब में रख लें, तो वो बंदा आपको बता सकता है कि आपकी पहली गर्लफ्रेंड का नाम शीदा था, कोई भी। तो आप खोल के देखेंगे तो वही लिखा होगा रशीदा बेगम। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ तक भी लोग महारत हासिल कर सकते हैं अगर वो यानी अपनी स्किल को आगे लेके जाएं कि इसे मेंटलिज्म कहा जाता है। जैसे मेटकॉग्निशन है वो अंडर ग्रेजुएट होते हैं एक तरह से, तो जो मेंटलिस्ट होते हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। तो आप चाहें तो आपको पता हो सकता है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है, और इसमें कोई जादू वाली बात नहीं है, ये साइंस वाली बात है। और इसमें गलती कोताही भी हो सकती है, जैसे कोई डॉक्टर स्टेंट डालते डालते बाज़ को दिल की नाली फाड़ देता है, या कोई डॉक्टर इलाज करता है तो एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। तो जो मेंटलिस्ट भी होते हैं वो भी कभी कभी गलती करेंगे, लेकिन इंसानों में ज़्यादातर जो लोग भी महारतें हासिल करते हैं यानी एग्जेक्टिव स्किल्स हासिल करते हैं वो ज़्यादा कामयाब रहते हैं। जैसे जिनको अपने आप पर कमांड हासिल हो, जिनके हाथ में अपनी लगाम हो, जिसे रिस्पॉन्स इनहिबिशन कहते हैं, या जो काम को शुरू करते हुए वक्त ज़ाया नहीं करते जिसे टास्क इनिशिएशन कहते हैं, या जिसकी लेक्चर पे तवज्जो रहती है जिसे सस्टेन्ड अटेंशन कहते हैं, या प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन है, या टाइम मैनेजमेंट है, या फ्लेक्सिबिलिटी है, या मेटकॉग्निशन है, इमोशनल कंट्रोल है, और स्ट्रेस टॉलरेंस है। ये एग्जेक्टिव स्किल्स हैं यानी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। लेकिन पहले थ्योरी ठीक होगी तो प्रैक्टिकल ठीक होगा। तो थ्योरी में कई लोग सोचते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी मामले में, कई लोग समझते हैं कि नहीं मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये तकरीबन हर इंसान का डिलेमा है कि चूँकि दूसरे लोग उसके लिए सबसे पहले कुछ करते रहे होते हैं कई साल तक, तो उसका ये अकीदा बन जाता है कि सब दूसरों की जिम्मेदारी है। 1 साल का बच्चा, 2 साल का, 3 साल का अपने लिए कुछ नहीं करता, इस दौरान दूसरे लोग उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, और उस बच्चे का अकीदा बन जाता है कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं शहज़ादा हूँ, ये सारे काम दूसरे लोग करेंगे। तो ये सीखने की ज़रूरत होगी कि मुझे अपनी ज़िम्मेदारी उठानी है, जिसे कहते हैं कि प्रोएक्टिव होना। इसी तरह हमारी अकीदे ठीक होना ज़रूरी है कि तरजीहात मेरी सही है, या मैं उन चीज़ों पे तवज्जो दे रहा हूँ जिन पे वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, और उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रहा जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, या मैं दूसरों को पछाड़ने के बारे में सोचता रहता हूँ हालांकि मैं ख़ुद शिकस्त खा रहा हूँ, तो मुझे अपने ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। या फिर दूसरे की बात को गौर से सुनने की आदत या अकीदा, तहम्मुल से सुनना और फिर अपना जवाब देना, या फिर सोचना कि दूसरों के तावन से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या सोलो फ्लाइट करनी है, या फिर अपनी रिन्यूअल की बात करना, नॉलेज बढ़ाना, स्किल्स बढ़ाना, क्योंकि रोज़ाना नया नॉलेज आ रहा है। तो जो बात आपने कही मैं ख्याल करता हूँ कि उसका जवाब इस सारी बातचीत में आ गया। कोई और अगर बात करना चाहे तो यहाँ आके सवाल कर लें, ये आइए आ जाए कोई बात यहाँ आ जाए तो अच्छा है, मतलब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगी, सारे आपके साथी सुन सकेंगे कि आप क्या कह रही हैं। जी वालेकुम सलाम।
सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंसान के इर्द गिर्द दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, एक बुरी और एक अच्छी, लेकिन इन दोनों में से सबसे पहले इंसान के दिमाग पर कौन सी चीज़ असर करती है और इन दोनों में से सबसे ज़्यादा देर तक कौन सी चीज़ इंसान के दिमाग पर असर करती रहती है? ठीक, थैंक यू। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि लगता यूँ है कि बुरी चीज़ों में बहुत मज़ा है और लोग कहते हैं कि सारी मज़े की चीज़ें हराम हैं, तो ये यूँ लगता है कि बुरी चीज़ों में मज़ा है और बुरी चीज़ें सारी हराम हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कभी कभी आप छोटे से हादसे से दो चार होते हैं कि आप चौक में गए, लाल बत्ती जल रही है लेकिन आप रुके नहीं, आपने ज़ोर से चौक क्रॉस कर लिया और खैरियत से घर पहुंच गए और आपको बड़ा मज़ा आता है। यानी एक गलत काम करके बड़ा मज़ा आ रहा है। लाल बत्ती काटी है, कई लोग लेफ़्ट होके तो घूम के आके राइट होके निकल जाते हैं, कई लोग देखते हैं कि कोई सिपाही तो नहीं है और उसके बाद निकल जाते हैं और मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन कई लोग होते हैं रात को 2:30 बजे सुरख सिग्नल पे वो 90 सेकंड के लिए खड़े होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ग्रीन हो तो हम निकले, तो उनको उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, कई लोग डिसिप्लिन नहीं होते, जब चाहे सोए जब चाहे जागे, कोई काम करना है तो किया, नहीं करना है तो नहीं किया, तो वो समझते कि उनकी ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार है। लेकिन असल मज़ेदार ज़िंदगी उस बंदे की होती है जो डिसिप्लिन्ड होता है और ऑटो पायलट पे होता है कि वो एक ख़ास वक्त में जागता है, एक ख़ास वक्त में कोई काम करता है तो दूसरे कहते हैं कि इसने अपनी जान को क्या मुसीबत डाली हुई है। वो सेकंड हेल्पिंग नहीं लेता, वो समझता है कि ये एक्शन रिप्ले होगा, मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि दोनों तरफ मज़ा है, लेकिन ज़्यादा मज़ा जो है वो अच्छे चीज़ों में है। बुरी चीज़ों में भी मज़ा है और अच्छी चीज़ों में मज़ा उससे भी बढ़ के है। पार्टी करने में भी मज़ा है, फ़न करने में भी मज़ा है, लेकिन सोब्राइटी में उससे भी ज़्यादा मज़ा है। यानी अच्छा महसूस करते रहना 24 घंटे, वो बहुत मज़े का काम है, लेकिन 23 घंटे सड़ते कुटते रहना और फिर ड्रग्स करके पार्टी करना, उसमें भी बहुत मज़ा है। और जो लोग पार्टी करते हैं वो पार्टी करना इस वजह से सीखते हैं कि जब वो ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू होते हैं तो किसी मूड की ख़राबी के लिए शुरू करते हैं, लेकिन इतना माइंड बॉगलिंग इफ़ेक्ट होता है कि फिर वो उसको बाकायदा पार्टी को अपनी ज़िंदगी में शरीक कर लेते हैं और ये रिक्रिएशनल यूज़ बन जाता है ड्रग्स का और ये एक मशगला बन जाता है। तो आप किसी भी जगह जाएं तो आपके अंदर एक आवाज़ चल रही होती है और आप एक गलत काम भी कर सकते हैं। आप किसी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे थे, किसी दूसरे की गाड़ी को आपने गाड़ी मार दी और फिर चारों तरफ देखा और कोई देख नहीं रहा था तो आप निकल गए। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि आप रुक के पता करें कि किसकी गाड़ी को ठोक दिया आपने और उसके साथ मिलके तो आप उसका मुआवजा अदा करके तो फिर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी कुछ करेंगे तो उससे आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि आप इस किस्म के आदमी हैं या आप उस किस्म के आदमी हैं। और ये जो अंदर की आवाज़ है जो करैक्टर से आती है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो 24 घंटे फ़ैसला करती रहती है कि आप ठीक आदमी हो कि आप गलत आदमी हो। जब कोई गलत काम करते हैं तो मज़ा आता है, पर अंदर से आवाज़ आती है कि आप गलत आदमी हो। और जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है और फिर अंदर से आवाज़ आती है कि आप अच्छे आदमी हो। जी कोई और? जी आइए आइए। So first of all, I am very thankful to you that you let me make my question. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके अंदर शेम का जो फैक्टर है आंसर है वो होता है और वो मेहमानों के सामने आने से भी ज़रा रिलक्टेंट रहते हैं, तो वो ज़िंदगी में भी आगे बढ़ जाएं तो उनके अंदर एहसास कमतरी का जो है फैक्टर वो भी रहता है। तो सर हम इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। वकला से तवक्को रखी जाती है। वकला हम उन लोगों को कहते हैं
जो नुक्ता नज़र पेश करने में महारत रखते हैं और लोग उनको इसलिए हायर करते हैं कि लोगों को नुक्ता नज़र पेश करना नहीं आता। मैं इसी वजह से थोड़ा नर्वस भी हूँ कि आप लोग इतने ज़बरदस्त काबिल लोग हैं और आपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। जो शेम का एलिमेंट है ये हमारा तारीख़ी वर्सा है, ये हमें पिछली जनरेशन का मिला हुआ तोहफ़ा है। पिछली जनरेशन ने बहुत अच्छी चीज़ें भी दी हैं, वरना आज हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी ना होती। और पिछली जनरेशन ने हमें कुछ बुरी चीज़ें भी दी हैं, कुछ बुरे नज़रियात भी दिए हैं जिनसे हम चिमटे रहते हैं। उनमें से एक शेम है कि दूसरे को ओवर एस्टिमेट करना और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, ये हमने तारीख़ी तौर पर सीख रखा होता है। और ये जो शेम है ये हमें बांध के रख देती है। काबिलियत के बावजूद हमें जब अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती हैं तो हम आगे नहीं बढ़ते। हमें डर लगता है कि शायद मैं पूरा ना उतरूं और हम पीछे हट जाते हैं और कोई और आगे बढ़ जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं, वो आती हैं और गुज़र जाती हैं लहराती हुई, और वो आके आपके गले से लिपट नहीं जाती, आपको आगे बढ़ के उन्हें गले लगाना होता है। आपको हमेशा थोड़ा सा आगे बढ़ के कोशिश करनी होती है, और ये कोशिश कॉन्फिडेंस से आती है। कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस से आता है, और जो कॉन्फिडेंस है वो कनेक्शन से आता है, और कॉन्फिडेंस जो है वो करैक्टर से आता है। और इन सब चीज़ों से मिलके आपकी ज़िंदगी में कंट्रोल आता है, जिसमें आप अपनी शेम को हील करते हैं। यानी जो काम करने से आपका दिल घबराए, आप तहैया कर लें कि अब मैंने करना यही है, जिसे हम कहते हैं कि फील द फियर एंड डू इट एनी वे, फील द एंग्जाइटी एंड डू इट एनी वे। अगर आपको लगता है कि काम सही है पर मैं नहीं करना चाह रहा, तो फिर तो कहते हैं मैं करके ही छोड़ूंगा। अगर आपको एयरपोर्ट जाने से डर लगता है, फ़्लाइट से डर लगता है, तो फिर आप चंद दिन ऐसी समाध बांध के एयरपोर्ट जाएं तो आपको लगेगा कि आपका खौफ दूर हो गया है। आप कोई फ़्लाइट पे नहीं जा रहे, आप अपना बैग तैयार करते हैं ऐसे जैसे कि सफ़र करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे जाके आप लोगों को जाते हुए और आते हुए देखते हैं, और यका आपकी नज़र ऐसे लोगों पर पड़ती है कि जो आपको इंस्पायर करते हैं, या ऐसे लोगों पे नज़र पड़ती है जिनके बारे में आपका ख़्याल है कि आप उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। तो प्रैक्टिकली घर बैठ के सोचते रहना और कोई काम ना करना, उससे बेहतर है कि बाहर निकल के दुनिया को आप देखें कि दुनिया कितना आगे बढ़ गई है। आप हर रोज़ देखते हैं कि बड़ी महंगाई है, लोगों के बुरे हाल हैं, ऐसा है। मुझे आप बताइए कि आप में से किसी ने अगर गुज़श्ता रात लाहौर का चक्कर लगाया हो तो आपको गुर्बत नज़र आती है? क्या आपको ऐसे लगता है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं? हाँ, कुछ लोग गरीब होंगे, वो अपनी आदतों की वजह से गरीब होते हैं। लोग अपनी आदतों की वजह से खुश या नाराज़ होते हैं, लोग अपनी आदतों की वजह से पसमानदा होते हैं। किसी का कोई पुर्जा कम नहीं होता। तो जब आप देखते हैं तो आपको इर्द गिर्द बेपनाह बिजनेस नज़र आते हैं, और ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारी आबादी से पैदा होती है जो 25 करोड़ हो गई है। तो हम कुछ भी बेच दें तो 25 करोड़ गाहक हैं। ऐसी सहूलत दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में दस्तयाब नहीं है। तो ये जो घर बैठ के रात को 2 बजे तक सोशल मीडिया पे जाना है, जिसमें ज़्यादा चीज़ें फ़ेक होती हैं, लोग अपना बेहतरीन रुख पेश कर रहे होते हैं और आप भी सड़ के कोयला हो रहे होते हैं। लोग अपनी गाड़ियों की तस्वीर लगा रहे हैं, लोग खाने की तस्वीर लगा रहे हैं, और आप देख के सड़ रहे हैं। तो अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करना, बाहर निकलना, सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, चाहे आप अपने शहर में घूमें। मैं गुज़श्ता शब किसी को खाना खिलाने के लिए फोर्ट्रेस स्टेडियम लेके गया 5 साल के बाद, तो मैं देख के हैरान रह गया कि वहाँ तो दुनिया ही बदली हुई है। जगमग जगमग कर रहा था सारा एरिया। और लाहौर में भी कभी बाहर निकले रात को, मैं लाहौर से जीटी रोड के ज़रिए इस्लामाबाद गया गुज़श्ता दिनों, तो छोटे छोटे शहरों में
बड़े बड़े रेस्टोरेंट और रोशनियाँ और जगमग करता हुआ समा, जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो शेम हील होना शुरू होती है। जब हम लोगों से बात करना शुरू करते हैं, शेयर करना शुरू करते हैं, तो शेम हील होती है। मैं आपको बताऊं कि अब सीक्रेसी का ज़माना नहीं रहा। आपके डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं तो आप कैमरे की जद में हैं, और अब कोई कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात नहीं रही। अब कोई आप किसी को हौसला नहीं दे सकते कि उसका कोई गलत मामला जो है वो छुपा रहेगा। मैं तो खुद अपने फैमिली वालों को और घर वालों को कहता रहता हूँ कि देखना, मुझे तंग मत करना, मैंने बड़ी खप डालनी है, मैंने छुपाना छुपाना कुछ नहीं है। कई लोग मुझे आके कहते हैं कि आपको एक बात बतानी है पर आपने आगे किसी को नहीं बतानी, तो मैं कहता मेरा कोई पता नहीं, आपने बात करनी है तो कर लें, नहीं करनी तो आपकी मर्ज़ी, मेरा पेट बहुत हल्का है, मैं छुपाने की ज़िम्मेदारी नहीं लेता। तो यूजुअली लोग कहते हैं कि नहीं बतानी तो हमने ज़रूर है। तो मैं कहता हूँ अच्छा मैं रिस्पॉन्सिबली हैंडल करूँगा आपकी जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक है, पर मेरे से कोई पक्का वादा आप ना लें। ये जो सीक्रेसी है ये शेम पैदा करती है, ये गलत आदमी का सहारा है। ये जो राजदारी का मामला है, कोई बंदा कहता है ज़रा इधर आके मेरी गल सुन लेना, मैं कहता जो करनी है बात यहीं कर लो। ये जो इधर आके बात करनी है ना, इसमें कोई गड़बड़ है। जो बात करनी है सरेआम कर लो। मैं फ़ोन भी सुनता हूँ तो स्पीकर पे सुनता हूँ, कोई भी हो, किसी का भी फ़ोन हो, मैं कभी भी कान पे लगा के नहीं सुनता, क्योंकि मुझे पता है वो नुकसानदेह है। मुझे पता है कि जो भी बात है कोई फेयर बात है, किसी ने करनी है, तो लोगों को पता है कि मैं फ़ोन भी सुनता हूँ तो स्पीकर पे सुनता हूँ। तो शेम हील होती है जब आप अपनी ज़िंदगी को खुली किताब की तरह रखते हैं, आप इंसानों के दर्जे पे उतर आते हैं, आप मुमताज़ नहीं होना चाहते। ये मुमताज़ होने का ख़त जो है ये बहुत तंग करने वाला है, लेकिन थोड़ा आउटगोइंग होना, लोगों से बात करना, लोगों से शेयर करना, खुल के बात करना, ये शेम हीलिंग की तरफ पहला कदम है। कोई अपॉर्चुनिटी आए वॉलंटियर करें, सोसाइटी में कोई अच्छा काम है आगे बढ़ जाएं, आप बन जाए जनरल सेक्रेटरी, आप बन जाए प्रेसिडेंट। लोग तो शेम की वजह से पीछे रहते हैं। देखिए हमारे मुल्क में बड़े बड़े लाइक फाइक साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन टीवी वाले जब बुलाते हैं मुझे बुलाते हैं, क्योंकि लोग शेम की वजह से जाना नहीं चाहते। लोग सोचते हैं कि अगर वो गए तो उनका कोई भेदभाव खुल जाएगा। वो लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं और उस टेंशन में परेशान होते हैं। मुझे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंस्पायर कर सकता हूँ। मैंने कोई उधार तो नहीं देना कि मैं इम्प्रेस करके ही छोड़ूंगा किसी को, लिहाजा मैं जाता हूँ तो वो मुझे बुलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई लायक हूँ, बस जिसमें हौसला होता है वो आगे बढ़ जाता है, जिसमें शेम होती है वो पीछे हट जाता है। तो आपने आगे बढ़ने वालों में से होना है, दिखाई देने वालों में से होना है, खड़ा करने वालों में से होना है, और कदमों के निशान छोड़ के जाने वालों में से होना है। जी और कोई? जी आइए। वालेकुम अस्सलाम, आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, ऐसे कौन से साइन है कि जब हमें ये फील हो कि अब हमें किसी प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट के पास अब जाना चाहिए, या हमें इनर कोई ऐसी आवाज़ आए, उस बारे में प्लीज़ बताइए डॉक्टर। थैंक यू सर। देखिए, अगर आपके ख़यालात आपको सर्व नहीं कर रहे, अगर आपका दिमाग आपको सर्व नहीं कर रहा, ये आपका एक ऑर्गन है और वो अगर आपको सर्व नहीं कर रहा, ये अगर आपका हाथ है और वो आप कोई चीज़ नहीं उठा सकते तो फिर आप डॉक्टर पे जाते हैं। अगर आपका दांत है वो खाना नहीं चबा सकता तो आप डॉक्टर पे जाएंगे। और अगर आपका दिमाग आपको सर्व नहीं कर रहा, आपकी मर्ज़ी पे नहीं चल रहा, वो आपका ऑर्गन है और आपकी मर्ज़ी से नहीं चलता, शुतरे बेमुहार की तरह चलता है, उसमें वहम पड़ते हैं और आपसे ऐसे
काम सरजद होने लगे हैं जिससे कि आपको नदामत होती है या कबाहत होती है, तो यही वो टाइम होता है कि जो आप ख़ुद किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं और उससे मदद हासिल करें। और आजकल तो आपके पास हर वक्त एक मुफ्त का माहिर नफ्सियात मौजूद होता है। चैट जीपीटी पे आप अगर जाएं और आप बोल के अपना मसला बयान करें तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से दुनिया में जो बिल्कुल मॉडर्न ख़यालात हैं उसके मुताबिक वो आपको मशवरा देगा। और अगर आप उससे नाराज़ भी होंगे तो वो आपसे नाराज़ नहीं होगा, वो आपको शेम भी नहीं करेगा, वो आपको तरीके से अच्छा कुछ बताएगा। और फिर आपसे क्रॉस चेक कर ले गूगल पे जाके, फिर उसी टॉपिक पे आप कोई यूट्यूब पे टेड टॉक देख लें या किसी मुनासिब आदमी की वीडियो देख लें। तो आजकल तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो अपने अक़ीदे दुरुस्त करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करें, चाहें तो आप प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने के लिए करें। दोनों सूरतों में आपकी ज़िंदगी कामयाबी से आगे बढ़ने लगेगी। और जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है उसका सिर्फ काम इतना होता है कि आपके अंदर ख्वाब जगा दे। जब एक दफ़ा आपके अंदर ख्वाब जाग गए तो फिर आपके अंदर एक प्रोपेलिंग फ़ोर्स होती है। और आजकल के ज़माने में तो आप बड़ी जल्दी नॉलेज हासिल कर लेते हैं। अगर आपके घर में कोई प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है तो आप लिखेंगे तो आधे घंटे में आप प्लम्बर बन जाएंगे। मैं अपने कुक को कह रहा था कि भाई तुम्हारा जो पराठा है उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो मैं तुम्हें एक वीडियो भेजता हूँ तो तुम वो देखो तो उसके मुताबिक पराठा बनाओ। तो मैंने जब लिखा कि पराठा कैसे बनाते हैं तो उसमें हज़ारों वीडियोज़ आ गए। मुझे लगा कि पूरी कौम का ये मसला है कि पराठा अच्छा होना चाहिए। तो उसमें एक ख़ातून थी जिनका पराठा बनाने का जो वीडियो था वो 46 मिलियन व्यूज़ थे उसके। ज़ाहिर है आप व्यूज़ देखते हैं और 5 मिनट की वो वीडियो थी। तो मैंने वो देखी तो मुझे समझ लग गई कि तो ये तो मैं ख़ुद बना सकता हूँ। तो मैंने अपने कुक को वो वीडियो सेंड की, उसने गलती से वो वीडियो देख ली और उसके बाद पराठों की वीडियो उसकी तरफ आना शुरू हो गई। और 2 दिन के बाद मुझे उसने बेहतरीन लच्छेदार बलदार पराठा बना के खिलाना शुरू कर दिया। तो अब मैं पछता रहा हूँ कि ये इतना मज़ेदार होता है कि वो रोज़ खाने को दिल करता है, लेकिन थोड़ा सा 2 निवाले लेने में कोई हरज नहीं है। बाकी तो एक्शन रीप्ले होता है। अगर आप खीर 1 चमचा खा लेते हैं तो काफ़ी है। हर किस्म की चीज़ में जो आप अगर पोर्शन कंट्रोल पे इख्तियार है, रिस्पॉन्स इनहिबिशन है तो कोई हरज नहीं होता। लेकिन अगर आप एक बड़ा प्याला जो है खीर का खाएंगे फिर वो काफ़ी स्यापा हो जाएगा। तो आप समझ लें कि आप बहुत अच्छे ज़माने में रह रहे हैं। आपको कोई शिकवा नहीं हो सकता, आपको कोई गिला नहीं हो सकता। मतलब आप किस बात का गिला करेंगे? आपके सामने मैदान इतना खुला है, आपके सामने आसमान इतना खुला है, स्काई इज़ द लिमिट। तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए हर दम कि आगे आपके ब्राइट फ्यूचर है। और ये जो ऐसे लोग बातें करते रहते हैं ना कि जो बड़ा बुरा हाल है, ये है वो है, ये डूम एंड ग्लूम की जो बातें करते हैं, ये मायूसी के पैगाम्बर जो हैं, इनकी बात पे ध्यान नहीं देना। आप देखें कि दुनिया में कितने ममालिक हैं जिन्होंने आपके देखते देखते अपने आप को संवार लिया। दुबई उनमें से एक है, इंडोनेशिया है, फार ईस्ट में, मिडल ईस्ट में, वेस्ट में बहुत सारे मुल्कों ने तरक्की भी की। बहुत सारे क्राइसिस भी हैं, जैसे यूरोप में ताल्लुकात का क्राइसिस है, बच्चे माँ बाप को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में भी यही बातें हैं। तो हर चीज़ में उनकी तकलीद नहीं करनी। वो हमारे गांव में बहुत अच्छा है जहाँ माँ बाप बच्चों को पालते पोसते हैं और बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप को पालते पोसते हैं। ये हमारा मशरिकी एजाज़ है। हमें पूरा मगरबी नहीं बनना। जो अच्छी बात है उसको लेना है, जो बुरी बात है उसको छोड़ देना है। तो हमने ऐसा नहीं करना कि हर चीज़ जो है वो तकलीद में पड़ जाएं। हमने अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करना है और उनकी खूबियों को भी अपनाना है। कोई और आखिरी सवाल एक कोई जी करना चाहिए? जी आइए 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 आइए।
आप आ जाइए पहले, आप बैठ जाइए, उन्होंने पहले कहा था, आप आ जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारी जो यंग जनरेशन है इसको जो कुछ भी कहा जाए, जो पर्सनैलिटी है, जो कुछ कहते हैं तो उसको एज इट कबूल कर लेते हैं। क्रिटिकल कोई उसके क्वेश्चन नहीं राइज करते। अगर कोई लीडर है तो उससे इंस्पायर हो जाते हैं, कोई एडवोकेट है तो उससे इंस्पायर हो जाते हैं, अगर कोई CSP अफसर है तो उससे इंस्पायर हो जाते हैं। तो क्या इससे हम बैड इफेक्ट भी हो सकते हैं, अच्छे इफेक्ट भी आ सकते हैं? तो हमें इस जो हमारी बैड हैबिट बन चुकी है इसको किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं और किस तरह अपने आप को इस बचा सकते हैं? आइए, सबसे पहले तो मेरा मशवरा आपको यह है कि कुछ खाया पिया करें, तो पहले सेहत बनाएं, जान बनाएं। अच्छा, जो आपने पूछा है कि ये जो हम मुतासर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल नहीं होना। यानी आपने परस्तार नहीं बनना, आपने फॉलोअर नहीं बनना, आपने अपनी आंखें खुली रखनी है, अच्छी बात को सुनना है, सोचना है, फिर फैसले खुद करने हैं, उनको वेरीफाई करना है। और कभी भी किसी के परस्तार नहीं बनते कि जैसे कि किसी को अवतार समझ लेना, किसी को देवता समझ लेना और उसकी हर कोताही को भूल के उसके नारों के पीछे चलना, ये माशरे में आम होता है और लोग बहुत आसानी से गर्विदा हो जाते हैं। ये हमारे अंदर एक इनबिल्ट ज़ईफ़ुल इत्क़ादी या कमज़ोरी होती है जो हमें दूसरों को बेइंतहा चाहने पे मजबूर करती है। यानी उन लोगों को जिनको हम जानते भी नहीं, जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं, और जिन लोगों को हम जानते हैं यानी माँ बाप और बहन भाई और दोस्त अहबाब, उनकी बेकदरी करके तो दूर पार किसी बंदे की खातर जान कुर्बान करने का अज़्म बनाना। तो ये जो लीडरशिप है वो आपका फोर्टे है, फॉलोअर होना आपका फोर्टे नहीं है, परस्तार होना आपका मिशन नहीं है। लोग आपके परस्तार हों करैक्टर की बुनियाद पर और आपको अच्छी तरह देखभाल लेने के बाद, वो बात है जो कि आपके काम आ सकती है। पर वो भी कोई आपका क्रेज़ नहीं होना चाहिए कि लोग मुझे चाहें। आपका क्रेज़ ये होना चाहिए कि आप अपने आप को चाहें। आपकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी इज़्ज़त करें, आप दूसरों के मोहताज नहीं है। इज़्ज़त वो नहीं होती जो दूसरे हमारी करते हैं, दूसरों को तो हमारे बारे में कोई ख़ास पता ही नहीं होता। इज़्ज़त वो होती है जो ख़ुद हम अपनी करते हैं और उसकी बुनियाद अमले साले होता है। अच्छे अमाल जब होते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि तुम अच्छे बंदे हो। ये है जो कि होना चाहिए। आइए, सर बेसिकली मेरा सवाल ये है कि अक्सर हम छोटी छोटी बात पे सर बड़े परेशान हो जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं, लेकिन सर उस बरक्स उसके देखा जाए तो कभी कभार सर हम बहुत जो एक्चुअली परेशान वाली चीज़ें होती हैं उसमें हम परेशान नहीं होते, उसमें बड़े काम और रिलैक्स होते हैं। तो सर ये क्या नॉर्मल है, ये भी मेंटल हेल्थ ये इलनेस में आता है? और सर दूसरा मेरा ये सवाल था कि सर आपने वर्ड यूज़ किया था डफर, कि इंटेलिजेंट अगर रात को जागेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन डफर नहीं जागेगा तो उसको फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तो सर बेसिकली मेरा सवाल ये था कि जो आपके लिए डफर की क्या डेफिनेशन, क्योंकि मेरे लिए बल्कि हम सब के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए डफर की डेफिनेशन ये होती है जो नकारा हो, जो पढ़ ना सके। आपने कहा था नालायक कोई भी नहीं होता, उसको मेंटल इश्यूज़ होते हैं। तो सर आपने डफर का वर्ड इस्तेमाल किया, तो सर बस ये पूछना था डफर। पहली बात तो कि डफर रातों को नहीं जागते, ये सिर्फ इंटेलिजेंट लोग हैं जो रातों को जागते हैं। डफर को बड़ी नींद आती है, पहली निशानी तो डफर की ये होती है। लेकिन ये तो मैं हिस्से मजाक के तौर पर कह रहा था। लेकिन मैं बताऊं कि डफर वो होता है जो आज की दुनिया में अच्छे नताइज हासिल नहीं कर सकता, दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रहा है, जिसका नतीजा बुरा निकल रहा है और वो सोच रहा है कि मैं बहुत तरक्की कर रहा हूँ। डफर वो होता है जो इस ज़माने में पैदा होकर भी अपनी तमन्नाएं पूरी नहीं कर सकता। डफर वो होता है कि जो आज के दौर में पसमानदा है और गिले शिकवों से भरा हुआ है और रंजीदा है और नाराज़ है और बीमार है। क्योंकि आज के ज़माने में जब इतनी सहूलतें हैं,
जब इतने फूल खिल रहे हैं तो हम अपने लिए कांटे क्यों चुने? अगर हम अपने लिए फिर भी कांटे चुन रहे हैं तो डफर ये होता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले इस बात पे शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही अच्छे ज़माने में पैदा किया, और जो आप पीछे चले जाएं इंसान की इब्तला बहुत ज़्यादा थी। लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादती करते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज तो ज़रा सी कोई बात हो तो हंगामा बरपा हो जाता है, और लोग बड़े मोहतात हैं कि वो एक दूसरे को परेशान ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। किसी के मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है तो उसको फिर बहुत मुश्किलात का सामना होता है। और डफर वो नहीं होता जो बज़ाहिर नज़र आता है, डफर वो होता है जिसके नताइज ख़राब नज़र आते हैं, जिसकी ज़िंदगी में गड़बड़ होती है और वो अनअवेयर होता है, वो बहुत पसमानदगी की तरफ जा रहा होता है और वो समझ रहा होता है वो बहुत अरूज पे है, वो आसमान पे सितारों की तरह चमक रहा है। डफर वो है जो पै दर पै गलत फ़ैसले करता है और पै दर पै नाकामियों से दो चार होता है, और उसको इस बात पे भी फ़ख्र होता है कि मैं नाकाम हूँ। लोग जो हैं अमूमन पसमानदगी को गले लगा के भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ये उनकी एक ज़ौक़ की खराबी है। दुनिया में समझदार आदमी नताइज के ऊपर गौर करता है, कॉन्सिक्वेंसेस से मोटिवेट होता है, और अगर अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस ना निकले तो वो अपनी पॉलिसी बदल लेता है। आप देखिए जैसे कोई दूर पार इलाका हो शहर का, तो वहाँ चौक में कोई सिग्नल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लोग आते हैं चौक में देख के दाएं बाएं अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। फिर वहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होनी शुरू हो जाती है तो एक गोल दायरा सा बना देते हैं। तो प्रिंसिपल चेंज हो गया कि देखभाल के चलने की बजाय गोल दायरे की तरफ चलो। फिर उसके बाद ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो वहाँ सिग्नल आ जाते हैं, फिर और ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो वहाँ फ्लाईओवर और अंडरपास आ जाते हैं। तो अगर कोई प्रिंसिपल आपके लिए कारआमद नताइज पैदा कर रहा है तो जारी रखें। अगर कोई प्रिंसिपल कारआमद नताइज पैदा नहीं कर रहा तो आप उस प्रिंसिपल को छोड़ के दूसरे प्रिंसिपल पे चले जाएं जो आपके लिए कारआमद नताइज पैदा करे। इसी तरह अगर कोई नज़रिया, कोई अकीदा आपके लिए कारआमद नताइज पैदा कर रहा है तो उसको जारी रखें। लेकिन अगर कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई अकीदा आपको सर्व नहीं करता, तो आप उस अकीदे को छोड़ के दूसरे अकीदे की तरफ चले जाएं जो आपको सर्व करे। अकीदों ने आपको सर्व करना होता है, आपने किसी अकीदे को सर्व नहीं करना होता। अकीदे में स्ट्रेंथ होती है कि आपको वो अपनी तरफ खींचता है। आप अपने सर पे अकीदों का बोझ उठा के नहीं चलते। अकीदे आपके सब सर्विएंट होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को शानदार बनाते हैं। तो हमेशा अपने अकीदों को रिविज़िट करना चाहिए कि मेरा अकीदा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ करेंगे। ज़्यादातर नौजवानों का अकीदा होता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और माँ बाप बेचारे डिफेंस करते रहते हैं, दिफा करते रहते हैं। उन्हें बता देना चाहिए कि जो हमारे बस में था वो हमने किया, अब आगे मैदान आपके लिए खुला है। तो अकीदा जो है उसके ऊपर रिविज़िट करना ज़रूरी है, वेरीफाई करना ज़रूरी है, और अकीदों को परखा जाता है यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ आप बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपकी ज़िंदगी के किसी भी पहलू का ताल्लुक़ अगर किसी यूनिवर्सिटी से है तो वो ठीक चल रहा है मामला। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज़ में खोए हुए हैं जिनका ज़िक्र दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, और जो चीज़ें दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती, अगर आप उन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं तो समझ लें कि आप अपने गुमराह हैं, रास्ता खो चुके हैं। मुझे बताइए दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि तावीज़ गंडे कैसे करते हैं, टूने टोटके कैसे करते हैं, जादू, काला जादू, पीला जादू कैसे करते हैं? तो जब दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में इन चीज़ों को पढ़ाया ही नहीं जाता, सिखाया ही नहीं जाता, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को क्यों पाला हुआ है? दुनिया में कौन सी यूनिवर्सिटी है ये जिस बारे में वो बताए कि नज़र लगती है और उसको कैसे ठीक करते हैं? तो जब किसी यूनिवर्सिटी में इन चीज़ों को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता तो आपकी ज़िंदगी में इन चीज़ों का इतना अमल दखल क्यों है? दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता कि ये लफ्ज़ इतनी दफ़ा पढ़ोगे तो यूँ होगा, ये वजीफ़ा करोगे तो यूँ होगा, और
आपकी ज़िंदगी में हर वक्त जो है वजीफ़े चलते रहते हैं तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।